अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया की ख़ास पेशकश मुलाकात में आज हमारे साथ होंगे गोपालपुर से पूर्व विधायक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, 2 बार अध्यक्ष रहे, जनाब हाफिज़ इरशाद साहब। स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो आज हम इनसे ख़ास आपकी बातचीत करवाते हैं हाफिज़ इरशाद साहब से। और हम जानते हैं कि ये जो पहले समाजवादी पार्टी में, कभी कांग्रेस पार्टी में और एक बार फिर से इन्होंने वापसी कर ली है बहुजन समाज पार्टी में। तो आपने क्यों वापसी की बहुजन समाज पार्टी में? क्या आपने देखा? हालांकि कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी ने अपना जनाधार खो दिया है। देखिए, हमने कभी भी अपनी सियासी ज़िंदगी में भीड़ देख करके कोई फैसला नहीं किया कि जहाँ भीड़ हो हम उधर चले जाएं या हवा के रुख में बह निकले। हमने ये आज तक नहीं किया और शायद इसीलिए हमको सियासत में जहाँ जाना था हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। हमारी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ जो है मान्यवर काशीराम जी के साथ हुआ था 1991 में और बहुजन समाज पार्टी से हुआ था। उस ज़माने में कांग्रेस और वीपी सिंह का, मुलायम सिंह का, 3 लोगों का बड़ा शोहरा था। लेकिन हमने उन लोगों को नज़रअंदाज करते हुए मान्यवर काशीराम का साथ इसलिए दिया कि उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आज़ादी के बाद से इस मुल्क में मुसलमानों को उनके जायज़ हुकूक से महरूम रखने की दानिस्ता कोशिश की गई। जानबूझ करके उनको उस मकाम तक पहुंचाया गया कि आज मुसलमानों का हाल दलितों से भी ज़्यादा बदतर हो गया। जब काशीराम जी ने यह नारा दिया कि मजलूम तबकात को, शोषित समाज को, दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को एक साथ लेकर के एक ताकत बनाएंगे, मजलूमों की ताकत बना करके जालिमों से लड़ेंगे, जो 85% हैं उनको जो हक मिलना चाहिए, जो सत्ता में आना चाहिए उनको लाएंगे और 15% जिन्होंने 85% पर कब्जा किया हुआ है उनको हम उनका हक जो है वो उनको दिलाएंगे 85% के लोगों को। तो इस नारे से मुतासिर होकर के हमने उनके साथ सियासत का आगाज़ किया था। 91-92 में मैं प्रेसिडेंट हुआ स्टूडेंट्स यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। उस ज़माने में काशीराम जी और मायावती जी मेरे रूम पर आए और मैंने उनसे ये कहा कि उनसे मशवरा किया, इज़हार ख्याल किया, तो मुझे लगा कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मुसलमानों की और दलितों की एक ताकत बनाई जा सकती है, जो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक मौसर ताकत बन सकती है। तो काशीराम जी के साथ मैं बढ़ा आगे। मैंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट से, मुझे उन्होंने टिकट दिया, मैंने टिकट मांगा नहीं था। मानवर काशीराम जी ने खुद मुझे लड़ाया चुनाव, ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं इलेक्शन जीता और मैंने असेंबली के अंदर 2.5 साल की 2 साल की जो मेरी असेंबली थी उसमें मैंने जो भी परफॉर्मेंस हो सकती थी वो मैंने देने की कोशिश किया। नतीजा ये हुआ कि उस ज़माने में गठबंधन की सरकार थी और अयोध्या का मामला गर्म था, बाबरी मस्जिद की शहादत हो चुकी थी। मुलायम सिंह से जो अयोध्या के मुसलमान, मजलूम मुसलमान जो जालिमों की आंधी के सामने घर बार छोड़ करके भाग गए थे, मैंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर के ये पूछा था कि नेताजी, आप मुख्यमंत्री हैं और मुसलमानों के नाम पर सियासत करते हैं, बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत करते हैं, तो आप ये बताने की ज़हमत करें कि अयोध्या से भागे हुए कितने मुसलमानों को आपने दोबारा ला करके आबाद करने का काम किया। और शायद यही मेरा चुभता हुआ सवाल मेरे जवाल का सबब बना। और जब सरकार बनी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग हो गई, भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी ने वक्त की ज़रूरत के तहत या मसलहतों के तहत समझौता किया, तो मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया। मुलायम सिंह के साथ चला, समाजवादी पार्टी के साथ चला, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद अंदाज़ा यह हुआ कि चलता हूँ थोड़ी दूर, हर एक राहरों के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। तो ये धोखा था, फ्रॉड था, फ्रेब था। हम लोग जिसको सच्चा खरा सोना समझ रहे थे वो सोना नहीं बल्कि धोखा था, शराब था। इसलिए उनका साथ भी छोड़ा गया। मुसलमानों को इश्तियाल अंगेज़ी दिला करके, हमारे नौजवानों को तालीम से दूर करके, जज्बात को भड़का करके उन्होंने मुसलमानों का वोट हासिल किया और मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई भी उन्होंने ठोस और बुनियादी काम नहीं किया। मुसलमानों को एक 7% बिरादरी का उन्होंने सियासी तौर पे ग़ुलाम बना दिया।
तो मुसलमान अपने कंधों पर मुलायम सिंह को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री तक ले जाने वाला मुसलमान उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं रहा। और हालात ने साबित कर दिया कि अखिलेश ने आने के बाद उनकी रवायत की जो रवादारी की और थोड़ी सी मोहब्बत की रवायत थी उसको भी ख़त्म कर दिया और बिल्कुल एंटी मुस्लिम और गैर इंसाफ़ी पर मबनी उन्होंने निज़ाम कायम किया। मुजफ्फरनगर का वाक़या इसकी खुली हुई वाज़ेह मिसाल है। ऐसा तारीख़ी वाक़या, ऐसा तारीख़ी फ़साद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि गोधरा से बड़ा मामला था जिसमें 50,000 घर से भागे हुए लोगों के कैंपों को जुड़वाया अखिलेश यादव ने, और उस वक्त उजाड़े गए, उस वक्त वो फसादात की आग में लोग जलते रहे जिस वक्त ये सारा काम हो रहा था, ये सारा खूनी मंजर, ये खूनी खेल चल रहा था। उस वक्त सैफई में रक़्स व सुरूद की और नाच गाने की महफिल चल रही थी, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही थी। ऐसे बेहिस लोगों पर अगर हम मुसलमान भरोसा कर लें तो हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि 7% को 22% पर जो है फौकियत दी गई, उनको सिस्टम में घुसाया गया हर जगह वही। तो अगर आप देखें तो जिस पार्टी में बर वक्त अभी आप हैं, जब उसकी हुकूमत थी तो उसने भी दलितों को बहुत आगे पहुंचाया और मुसलमानों के लिए उतना खास काम नहीं किया। नहीं, ये बात जो है वो आप अगर देखेंगे तो आपको दुरुस्त नहीं मिलेगी, इसलिए कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान की नुमाइंदगी के नाम पर एक आजम खां का चेहरा हुआ करता था जो पावर में थे, पावर और को बहुजन में नसीमुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ एक ही नाम। लगभग 5-6 लोग जो है मिनिस्टर थे और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को तो बहुत 12 वजारतों के कलमदान बहुजन समाज पार्टी ने दे रखे थे और कैबिनेट अफसर के। ये नसीमुद्दीन की कमी थी कि उन्होंने अपने ताकत का, अपने अख्तियार का उन्होंने मुसलमानों के हक में इस्तेमाल नहीं किया, वरना बहुजन समाज पार्टी उनको 12 वजारतें क्यों देती। ये भी तो हो सकता है उनको ना करने दिया गया हो, और जब उन्होंने कहा हो तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया हो। ऐसा कुछ नहीं, उनको पार्टी से जब निष्कासित किया गया तो सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने एक खेल खेला था मायावती के नाम पर, मायावती जी के नाम पर, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर धन, बेशुमार धन इकट्ठा करने का काम किया और पार्टी का जो फंड था उसको बेईमानी उसमें किया। उसकी जब तहकीकात हुई, वो बात सामने आई तो उनको पार्टी से निकाला गया, और निकाला ही नहीं गया, जो निजी गुफ्तगू थी हमारे नेता की उनके साथ, उस निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके उसको वायरल किया। तो जिसको सेकंड नंबर पर रखा गया हो उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो आदमी अगर अपने मुखिया के साथ ऐसा सलूक करता है तो उसका तो ये अंजाम होना ही था। ना वो अपनी कौम का वफादार था और ना ही वो अपनी मुखिया का और अपनी पार्टी का वफादार था। तो बीच में आप सोशल जस्टिस पार्टी में भी थे, फिर आपका उनसे कुछ इख्तलाफ हो गया और आपने वो पार्टी भी छोड़ दी। मेरा कोई इख्तलाफ नहीं, मेरा जो नज़रिया है, जो मेरी सोच है, मेरी सोच जब मेल नहीं खाती तो मैं छोड़ देता हूँ, या सोच सिर्फ आइडियालॉजी बयान करके जब उसको प्रैक्टिकल नहीं किया जाता तो मैं दोगलापन की राजनीति नहीं करता, फिर मैं हट जाता हूँ। जस्टिस पार्टी की जिसकी बात आप कर रहे हैं, हम लोगों ने एक तस्वुर मैंने ही लगभग दिया था कि हम एक ऐसी पार्टी कायम करेंगे, हिंदुस्तान में एक ऐसा निज़ाम कायम करना चाहेंगे जहाँ ज़ात पात की बुनियाद पर, जहाँ मजहब की बुनियाद पर, जहाँ गिरोहों की बुनियाद पर कोई फैसले ना हो, जहाँ फैसले सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर हो। हमारा नारा था कि सबका साथ सबको न्याय। हम ना तो देखेंगे कि ये अपर क्लास का है, ना ये देखेंगे लोअर क्लास का, ना ये देखेंगे हिंदू है, ना ये देखेंगे मुस्लिम है, बल्कि जिस किसी के साथ, इस देश के किसी भी नागरिक के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। हमने देखा ये नारा हमारा जो है फेल हो रहा था। हमारी जो क़यादत छोटी मोटी थी वो इस नारे पर काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रही थी, कहीं ना कहीं अपने और अपने लोगों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे फरेब में रहना हमने मुनासिब नहीं समझा। आपको उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया है मायावती द्वारा, अध्यक्ष जी द्वारा, तो आपको क्या लगता है विधानसभा, आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, अगर आप देखेंगे, ईमानदारी से एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी का सबसे बड़ा जनाधार है, किसी की अवामी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, किसी के पीछे सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। इतनी भीड़ हिंदुस्तान में किसी लीडर की नहीं होती, ना किसी की हैसियत है कि इतनी भीड़ इकट्ठा कर ले। उनका जनाधार सबसे बड़ा है और उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से उनका जनाधार बहुत बड़ा है, और वो दलित हैं, जो दलित हज़ारों साल से मजलूम रहे हैं, जालिमों के जुल्म का शिकार रहे हैं, और हम मुसलमानों की भी हालत ऐसी ही है जैसी दलितों की है। सियासी तौर से, समाजी तौर से, माशी तौर से
हम मुसलमान उनसे ज़्यादा पसमानदा हैं। तो ये हमारा बुनियादी तसव्वुर है। इस्लाम का भी यही तसव्वुर है कि मजलूम को गले लगाओ, कमज़ोर का साथ दो, हक की आवाज़ बनो। इस नज़रिए के तहत भी हम दलितों के साथ, मजलूमों के साथ, पिछड़ों के साथ मिल करके हम मुसलमान अगर एक इत्तेहाद बना लेते हैं तो इस मुल्क की सत्ता और शासन पर, इस प्रदेश की सत्ता और शासन पर हम कब्ज़ा कर सकते हैं। इससे पहले हमने कब्ज़ा किया है 4 मरतबा, 5वीं मरतबा भी हम इस कब्ज़ा करने की पोजीशन में हैं। और आने वाला इलेक्शन बताएगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहन मायावती जी बैठेंगी और किसी की हैसियत नहीं कि उस कुर्सी पर बैठ पाए। आपको क्या लगता है गठबंधन की सरकार बनाएंगे, किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? हमारी पार्टी का, हमारी बहन जी का, हमारे लीडर का फैसला है कि अभी हम अपने वोटों को इकट्ठा करेंगे, हम अपने दम पर लड़ेंगे। इसलिए कि गठबंधन का तजर्बा जो है हमेशा नाकाम हुआ है। इससे पहले भी गठबंधन किया था सिर्फ इस उम्मीद में कि हम सेकुलर ताकतों को मजबूत कर लेंगे, उसमें फेल हो गए। दूसरी पार्टियों से जिनसे गठबंधन होता है उनका वोट हमारे साथ धोखा करता है, उनके लीडर हमारे साथ धोखा करते हैं। वो अपनी सीटें तो जितवा लेते हैं लेकिन हमें वोट नहीं करते, अपना वोट ट्रांसफर नहीं करते। ये तो बात उल्टी होगी। आपकी 10 सीटें थी लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा, और जिससे आपका गठबंधन था उनकी 5 सीटें थी, यानी फायदा तो आपकी पार्टी का हुआ। नहीं, हमारी पार्टी का कहाँ फायदा हुआ? लोकसभा चुनाव में आपकी 10 सीटें निकली और समाजवादी पार्टी की सिर्फ 5 सीटें निकली। इसलिए निकले कि समाजवादी पार्टी के पास 7% वोट था और हमारे पास 22% वोट था, इसलिए निकली। 7% की बिरादरी जो है 5 सीटों पर रह जाए तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और 22% और प्लस मुसलमानों की परसेंटेज उसके साथ जोड़ दी जाए तो ये हमारे जो सीटें हमको मिली वो कम मिली, हमको और मिलनी चाहिए थी। हाँ। अच्छा, एक बार जब से आप दोबारा ज्वाइनिंग आपकी हुई है बसपा में, एक ये सोशल मीडिया पर छोड़ा जा रहा है, एक कयास लगाया जा रहा है कि आप जो है आगामी चुनाव में चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? चुनाव लड़ना ना लड़ना, पार्टी में काम करना, किस अंदाज में काम करना, किस हैसियत पे काम करना, ये मेरा अपना कोई फैसला नहीं है। मैंने अपना सारा फैसला बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में दे दिया। मैंने, पार्टी ने मुझे एमएलए बनाया था, पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी थी। मैंने कुछ हालात के तहत, अपनी ज़ाती मजबूरियों के तहत, कुछ सियासी मजबूरियों के तहत मैंने पार्टी को छोड़ा था। मुझे अफसोस है कि मैंने गलत कदम उठाया था। मुझे मजलूमों और दलितों के साथ मिल करके समाज के लिए काम करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाया। तो जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मुसलमानों को दलितों के साथ जोड़ करके एक सियासी क़ुव्वत बनाया जाए, उस सिमत मुझे काम करना है। एमएलए बन करके काम करूं या एमएलए ना बन करके काम करूं, ये फैसला बहन जी का है, वो मुझे जहां कहेंगे वहां करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका। शुक्रिया बाबू। ये थे पूर्व विधायक हाफिज इरशाद अहमद साहब, जिनसे आपकी ख़ास बातचीत हो रही थी और आपने सुना कि विधानसभा आगामी 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है। धन्यवाद। देखते रहें अहवाल।